विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम औद्योगिक अशांति अथवा संघर्ष ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में और खास करके उद्योगों में ये सबसे बड़ी समस्या पाई जाती है, जिसका नाम है औद्योगिक अशांति अथवा औद्योगिक संघर्ष। तो औद्योगिक अशांति और औद्योगिक संघर्ष किसको कहते हैं? तो संक्षिप्त में हम यहाँ पे देखेंगे कि उद्योगों में मालिक और मजदूर ये दो वर्ग होते हैं, और मालिक और मजदूर इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है तो उसे औद्योगिक अशांति या औद्योगिक संघर्ष ऐसा कहा जाता है। तो औद्योगिक ये जो संघर्ष अगर होता है उद्योगों में, तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और पूरे उद्योग के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो औद्योगिक संघर्ष अपने भारत में होने के क्या क्या कारण है, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो औद्योगिक संघर्ष का जो पहला कारण है वो है मजदूरी कम मिलना। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने भारत में जो उद्योग है उन उद्योगों में जो मजदूरों को मजदूरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, और मजदूरी कम मिलने की वजह से भारत में 30% जो औद्योगिक संघर्ष है वो दिखाई देते हैं। सिर्फ मजदूरी कम मिलना इसकी वजह से उद्योगों में सबसे अधिक संघर्ष दिखाई देता है। उसके बाद में दूसरा कारण है काम करने की परिस्थितियां। जब हमारा जो मजदूर भाई जो उद्योगों में जब काम करता है तो काम करते समय वहां की उद्योगों की परिस्थितियां कैसी है, साफ सुथरा वातावरण है क्या? तो अधिकांश उद्योगों में बहुत सारे काम करने की परिस्थितियां बहुत ही कठिन दिखाई देती है। कूड़ा कचरा वहां पे जमा है, साफ सुथरी हवा नहीं है, पीने की साफ सुथरी पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर ये काम करने की परिस्थितियां अगर अच्छी नहीं होंगी तो औद्योगिक संघर्ष होना अटल है। इसके बाद में औद्योगिक संघर्ष का तीसरा कारण है मशीनों का अधिक उपयोग। अगर भारत में जो उद्योग है और उद्योगों में अगर मशीनों का अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मशीन जो है वो मजदूरों के कई गुना ज्यादा काम करती है, तो मजदूरों को काम से निकाला जाएगा। जब मजदूरों को काम से अगर निकाला जाता है तो फिर मजदूर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है श्रमिक संघ का अभाव। हमारे भारत में कई ऐसे उद्योग है कि वहां पे श्रमिक संघ नहीं दिखाई देते। श्रमिक संघ ये श्रमिकों के होते हैं, लेकिन श्रमिक संघ एकता के कामगारों में या मजदूरों में एकता न होने के कारण श्रमिक संघ का जो है वो अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। ये एक औद्योगिक संघर्ष का कारण है। उसके बाद में पांचवा, श्रमिक संगठन राजकीय दलों से प्रभावित। भारत में अधिकांश जो उद्योग में जो है जो श्रमिक संगठन जो दिखाई देती है वो राजकीय पक्ष से जुड़ी होती है, और राजकीय पक्ष जो है फिर अपने फायदे के लिए ये जो श्रमिक संगठन है इनका लाभ लेती है और उनको इस्तेमाल में लाती है, और उनके प्रश्न जो है वो छुड़ाने के बजाय और गहन करती है। तो ये पांचवा कारण है कि श्रमिक संगठन जो है हमारी ये राजकीय दलों से प्रभावित है। छठवां, श्रमिक नियुक्ति में भेदभाव अथवा पक्षपात। ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लायक है उस लायक मजदूर को काम पे नहीं लिया जाता, और जो लायक ही नहीं है उस मजदूर को अगर उद्योगों में काम दिया जाता है तो उसे कहते हैं भेदभाव करना। तो अगर ये भेदभाव होता है तो निश्चित ही जो है वो श्रमिक जो है वो संघर्ष करेगा। उसके बाद में अगर कोई जिसको कोई प्रमोशन देना है मजदूरों को, और प्रमोशन में भी अगर पक्षपात किया जाता है तो संघर्ष अटल है। तो ये छठवां कारण है। सातवां, बोनस न मिलना। देखो, मजदूरों को बोनस जो है वो एक उनकी एक आय का जरिया होता है, और बोनस एक खुशी का एक मौका होता है। परंतु अगर उद्योगों को लाभ हुआ और लाभ होने के बाद भी अगर उद्योग अगर बोनस नहीं देते हैं तो फिर बोनस न मिलने के कारण जो है वो मजदूर जो है वो अपना संघर्ष करता है। ये सातवां कारण है। और सबसे आखिरी का आठवां कारण है काम करने की अवधि। अब ये जो काम करने की अवधि जो है, जब उद्योगों में मजदूरों को काम पे लगाया जाता है तो काम का समय तय किया जाता है कि भाई 8 से 10 घंटा, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष में जब उद्योग में काम करने लगता है तो पता चलता है कि उसको जो काम की अवधि थी उससे ज्यादा काम करने को कह जा रहा है, और काम 12 घंटे 14 घंटे अगर काम करता है तो काम का अवधि अगर बढ़ाया तो फिर औद्योगिक संघर्ष जो है वो अटल है। अब ये औद्योगिक संघर्ष के जो है वो अब यहाँ पे हम दुष्परिणाम देखने वाले। तो औद्योगिक संघर्ष का दुष्परिणाम जो है ये पूरी अर्थव्यवस्था पर होता है, उद्योगों पर होता है, उद्योग के मालिक पर भी होता है और मजदूरों पे होता है। तो संक्षिप्त में
इस औद्योगिक संघर्ष के दुष्परिणाम जो है वो बहुत घातक होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, श्रमिक वर्ग को अधिक हानि। देखिए, श्रमिक वर्ग को अधिक हानि क्यों होती है? क्योंकि श्रमिक ये पहले से ही गरीब होता है। अगर औद्योगिक संघर्ष के कारण अगर उद्योग बंद हो गए या काम करना बंद हो गया, तो जितने दिन उद्योग बंद रहेंगे उतना दिन श्रमिकों को जो है वो मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो इससे श्रमिकों का अधिक हानि होती है। दूसरा है, उत्पादक वर्ग को भी हानि। उत्पादक वर्ग यानी मालिक अगर मान लीजिए उद्योग बंद हो गया संघर्ष के कारण, तो मालिक को जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, वो बेचा नहीं जाएगा, तो लाभ नहीं होगा। तो उत्पादक वर्ग या मालिक को भी हानि होती है। तीसरा है, साधन संपत्ति का अपव्यय। ये साधन संपत्ति का अपव्यय कैसे होता है कि उद्योगों में जो यंत्र तंत्र लगे हैं, जो मशीन लगे हैं, तो अगर संघर्ष है तो वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, तो वो जो मशीनरी है वो पड़ी के पड़ी रह जाएंगी, तो वो इस्तेमाल में नहीं लाई जाएंगी। तो इसका अर्थ है कि वो जो साधन संपत्ति है उसका क्या होगा? अपव्यय होगा। ये तीसरा दुष्परिणाम है। चौथा है, राष्ट्रीय उत्पादन कम तो राष्ट्रीय आय भी कम। तो ये जो है चौथा, अगर उद्योग में संघर्ष हुआ और संघर्ष से वस्तु का उत्पादन लेना बंद हो जाएगा, उत्पादन लेना अगर बंद हो गया तो फिर राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा, राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा तो निश्चित ही राष्ट्रीय देश की आय, राष्ट्रीय जो आय है वो भी कम होगी। तो ये एक दुष्परिणाम है। पांचवा है, देश का आर्थिक विकास कम। देश के आर्थिक विकास में उद्योगों की अहम भूमिका होती है, और अगर उद्योगों में अगर संघर्ष रहा तो फिर क्या दिखाई देगा कि संघर्ष के कारण जो है वो उद्योग अपना विकास ही नहीं कर पाएंगे। उद्योगों का विकास नहीं होगा तो औद्योगिकरण नहीं होगा, और औद्योगिकरण नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। तो ये एक छठवां दुष्परिणाम है। सातवां है, रोजगार में कमी या बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले भारत में हमारे 35% बेरोजगारी है। अगर औद्योगिक संघर्ष अगर उद्योगों में रहा, तो औद्योगिक संघर्ष के कारण अगर उद्योग बंद पड़े तो जो मजदूर है उनको काम से निकाला जाएगा। तो पहले हमारे भारत में बेरोजगारी ज्यादा है, एक एक करके उद्योग बंद होते जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ती रहेंगी, और ये अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो साथ ही साथ गरीबी भी बढ़ेगी। तो ये एक सातवां दुष्परिणाम है। आठवां है, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक इन सभी क्षेत्रों पर परिणाम। अब ये देखिए, अगर ये संघर्ष अगर उद्योगों का जारी रहा तो ये तीनों क्षेत्र पर भी बुरा असर गिरता है। सामाजिक व्यवस्था पर बुरा असर गिरता है, साथ में राजकीय व्यवस्था पर भी बुरा असर होता है, शिक्षा व्यवस्था पर भी बुरा असर होता है। वो क्यों? क्योंकि आदमी का जो मजदूर है उसका अगर रोजगार छीन लिया जाए तो वो करेगा क्या? वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, यानी शिक्षा व्यवस्था पर। राजकीय व्यवस्था पर वो राजकीय जो है स्थैर्य, वो राजकीय स्थैर्य नहीं रहेगा। फिर सामाजिक व्यवस्था जो है वो चोरी चकारी डकैती ये चालू कर देगा मजदूर, तो करेगा क्या बेचारा? तो वो इसके कारण ये तीनों भी क्षेत्र है, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, इन सभी क्षेत्रों पर जो है वो बुरा असर गिरेगा। सातवां, बैंक या वित्तीय संस्था पर परिणाम। बैंक और वित्तीय संस्था पर कैसा परिणाम होगा? अगर औद्योगिक संघर्ष होता है तो क्या होता है कि औद्योगिक संघर्ष में उद्योगों का उत्पादन बंद होता है। उत्पादन बंद अगर होता है तो ये जो उत्पादक वर्ग है, मजदूर, मालिक वर्ग, इन्होंने जो लोन निकाला है उद्योग शुरू करने के लिए वो चुका नहीं पाएंगे। लोन चुका नहीं पाएंगे तो जो कर्ज जो है वो बढ़ता रहेगा, बैंक को कर्ज की वसूली नहीं होगी। तो ये एक बैंकिंग जो व्यवस्था है वो खतरे में आ सकती है। नया लोन कोई नहीं लेगा क्योंकि संघर्ष ही चल रहा है, तो नया कोई अपना उद्योग शुरू करने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो बैंक व्यवस्था पर एक बुरा असर दिखाई देता है। साथ आखिरी का है 10वां, सरकार की आय कम। अब ये जो सरकार की आय कम कैसे होती है, यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रीय उत्पादन अगर कम हुआ तो सरकार वस्तु के उत्पादन के ऊपर कर लगाती है। तो सरकार अगर कर लगाती है वस्तु के उत्पादन पर, और संघर्ष के कारण अगर वस्तु का उत्पादन ही बंद हो गया तो सरकार को जो मिलने वाली जो आय है वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगी, और सरकार की आय कम होती है तो राष्ट्रीय आय कम होगी, और राष्ट्रीय आय कम होती है तो देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से औद्योगिक संघर्ष के ये 10 दुष्परिणाम दिखाई देते। इसके बाद में अब ये जो दुष्परिणाम है, ये दुष्परिणामों को दूर कैसे किया जाए, उसकी क्या उपाय है, ये हम देखने वाले। तो पहला है मजदूरी के संदर्भ में कानून बनाना। भारत में हमने देखा कि 30% जो है संघर्ष वो मजदूरी कम मिलने से होता है। तो मजदूरी के संदर्भ में सरकार ने सख्त कानून बनाना चाहिए कि भाई मजदूरों को इतनी जो मजदूरी है वो मिलनी ही चाहिए।
अगर ये कानून बनाते हैं तो कानून का पालन करना सभी उद्योगों को अनिवार्य होगा, तो मजदूरों को जो है वो उचित मजदूरी मिलेगी। ये पहला उपाय है। दूसरा है श्रमिकों को उद्योगों में भागीदार बनाना। ये जो मालिक वर्ग है, उद्योगपति, इन्होंने क्या करना चाहिए, जो मजदूर वर्ग है उनको भागीदार बनाओ, अपने उद्योगों के शेयर उनको बेचो, ताकि मजदूरों को ऐसा लगे कि ये मेरा उद्योग है, ये मेरा उद्योग है, और मैं अगर संघर्ष करता हूं तो इसमें नुकसान मेरा होगा, मेरा उद्योग का नुकसान होगा तो मजबूरन मेरा नुकसान होगा। तो ये सोच बनेगी, इसलिए श्रमिकों को जो है वो उद्योगों में भागीदार बनाना जरूरी है। तीसरा उपाय बोनस देना। बोनस बहुत जरूरी है। बोनस देने के लिए जो मालिक वर्ग है या उद्योगपति वो टालते हैं, लेकिन बोनस बहुत देना जरूरी है। अगर उद्योगों को लाभ होता है तो बोनस दिया तो मजदूर खुश होंगे, मजदूर खुश होंगे तो वो अपना संघर्ष करेंगे नहीं मालिक वर्ग के साथ में, तो संघर्ष का यहाँ पे प्रश्न ही निर्माण नहीं होगा। बोनस देना ये बहुत जरूरी है, ये एक अच्छा उपाय है। चौथा है मालिक मजदूर समिति गठित करना। अब ये जो मालिक मजदूर जो समिति है, इसमें मालिक वर्ग के प्रतिनिधि और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि ये दोनों इकट्ठा आएंगे और इकट्ठा आके ये समिति बनाएंगे, और जो भी संघर्ष के कारण है ये दोनों संघर्ष के कारण आपस में ये समिति में बैठकर निपटारा करेंगे। तो ये एक चौथा उपाय है। पांचवा, अनुशासन के नियमों का पालन करना। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उद्योगों में, हर उद्योगों में अनुशासन होते हैं, नियम होते हैं, और उन नियमों का पालन मजदूरों ने करना चाहिए। अगर अनुशासन का पालन अगर करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो संघर्ष होने का काम ही नहीं। समय पे आने का टाइम जो है, उद्योगों में आने का जो समय है वो अगर निश्चित है तो आप उस समय आइए, जाने का समय निश्चित है तो उस समय जाइए। तो अगर अनुशासन के नियम अगर पालन करते हैं तो संघर्ष होगा ही नहीं। छठवां है त्रिपक्षीय समिति बनाना। अब यहाँ पे मालिक मजदूर की समिति थी, यहाँ पे त्रिपक्षीय, इसमें सरकार जुड़ गई है। अगर मालिक और मजदूर समिति में अगर संघर्ष अगर दूर नहीं होता है तो फिर ये एक उपाय कि ये त्रिपक्षीय समिति में सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, मालिक के प्रतिनिधि में रहेंगे और मजदूरों के प्रतिनिधि, ये आपस में बैठकर संघर्ष के जो कारण है इस पर चर्चा करेंगे और उपाय ढूंढेंगे। तो ये एक त्रिपक्षीय समिति बनाना ये एक अच्छा उपाय है। उसके बाद में सातवां औद्योगिक न्यायालय। औद्योगिक न्यायालय जो है वो उद्योगों का जो भी कुछ मसले हैं, जो भी कुछ संघर्ष है, वो औद्योगिक न्यायालय के थ्रू हम छुड़ा सकते हैं। उसके लिए उद्योगों के लिए स्पेशल औद्योगिक न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, और वो जो भी संघर्ष है मालिक मजदूर के बीच का, वो संघर्ष का निपटारा इन न्यायालयों में हो सकता है। आठवां, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। तो हमारे भारत में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ये स्थापित हुआ है, ये सिर्फ उद्योगों के लिए है। उद्योग अगर औद्योगिक न्यायालय में अगर संघर्ष अगर खत्म नहीं होता है तो आप राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास जा सकते हैं और वहां पर अपना न्याय मांग सकते हैं। ये एक आठवां उपाय। और सबसे आखिरी है लेबर ऑफिसर। हर एक उद्योगों में लेबर ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। लेबर ऑफिसर क्या करता है कि मालिक और मजदूर इनके बीच में समन्वय रखने का प्रयास करता है। मालिक के कुछ प्रॉब्लम है मजदूरों से तो वो सुन लेता है और मजदूरों को बताता है, मजदूरों के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मालिकों को बताता है। तो लेबर ऑफिसर अगर रहा उद्योगों में तो औद्योगिक संघर्ष होने का सवाल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लेबर ऑफिसर की भूमिका बहुत अहम है। हर उद्योगों में ये लेबर ऑफिसर होना अनिवार्य है। तो ये ऐसे इस प्रकार से 9 अगर उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित ही औद्योगिक संघर्ष जो है वो होगा नहीं।